दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूषण जैन एकेडमी में। दोस्तों, संधि प्रकरणम हम पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे संधियों का स्वरूप हमने समझ लिया है। अब आज की क्लास में हम समझने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। ये बहुत जगह आता है, बहुत जगह आपको पूछा भी जाता है कि ये दीर्घ संधि का अर्थ क्या है। तो चलिए आज के वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखेंगे दीर्घ संधि का मतलब क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये दीर्घ संधि की पहचान क्या है, इसको कैसे पहचाने हम, इसके पहचानने के लिए क्या चिन्ह दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, यहाँ पहचान लिखी हुई है कि दोनों तरफ समान स्वर वर्ण होंगे। दोनों तरफ समान स्वर माने समान स्वर वर्ण होंगे तो दीर्घ संधि हो जाती है। इतनी सिंपल सी ये संधि है। बस इसको याद रखने के लिए एक सादा सिंपल सा नियम आपको याद रखना है कि दोनों तरफ यदि समान स्वर होंगे तो वहां दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि वहां हो जाती है। जैसे यहाँ संधि का सूत्र दिया हुआ है, सूत्र के आधार से भी अपन समझ सकते हैं। सूत्र आपको याद होगा तो पूरी संधि अपने आप याद जाएगी। जो सूत्र दिया है अकह सवर्ण, अकह सवर्ण दीर्घ, व्याकरण में ये सूत्र आया हुआ है, दीर्घ संधि का सूत्र है अकह। हमने ये पढ़ लिया था कि अकह जो है वो एक प्रत्याहार है। माहेश्वरी सूत्रों में आपको जाना है, माहेश्वरी सूत्रों में अ से लेकर क तक, अकह में अक एक प्रत्याहार है और अ से लेकर क तक आपको देखना है कि कितने वर्ण आते हैं। अ से लेकर क तक तो कितने वर्ण आएंगे, अ ई उ न रील री क। तो उसमें जो हलंत वर्ण है उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ने पर कितने वर्ण बचते हैं, तो अ ई उ ये तीन बचेंगे। न न हलंत है, न हलंत होने के कारण इसको छोड़ देना पड़ेगा। और री री क, तो री और ली ये दो वर्ण बचते हैं। तो तीन और ये दो पांच वर्ण हो गए। तो अकह में से पांच वर्ण सामने आ गए और सामने लिखा है सवर्ण। सवर्ण मतलब यदि अकह में जो पांच वर्ण आए हैं उन पांच वर्णों के सामने बिल्कुल उसके जैसा ही अ होगा तो अ के सामने अ ही होना चाहिए, ई होगा तो ई के सामने ई ही होना चाहिए, उसे कहेंगे सवर्ण स्वर। तो सवर्ण स्वर होने पर दीर्घ हो जाता है। बहुत सिंपल सा इसका नियम है। माने अकह ये प्रत्याहार है, अकह के सामने सवर्ण होने पर हो क्या जाएगा कि दीर्घ हो जाएगा। बस इतने सिंपल है। अर्थात में देखिए ये नियम आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। माने अ या आ के बाद यदि अ या आ जाए तो आ हो जाता है, आ दीर्घ है। तो अ या आ के बाद आ गया इसलिए आ हो जाएगा, माने दीर्घ हो जाएगा। उ या उ के बाद उ या उ आ जाए तो उ या उ आने के कारण यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। इन दोनों के स्थान पर उ हो जाएगा। ई या ई के बाद ई हो तो ई हो जाएगा। कहाँ बदल होगा, बदल कौन से अक्षर में होगा, बदल कौन से वर्ण में होगा, तो कहा दोनों। ये जो पिछला ई है वो भी बदलेगा, आगे वाला ई है वो भी बदलेगा। दोनों ई के स्थान पर नया ई उत्पन्न हो जाएगा और आगे री या री के स्थान पर बड़ा री उत्पन्न होगा, बड़ा री आ जाएगा। माने री और री आमने सामने आ गए तो ये दोनों मिल जाएंगे और इन दोनों मिलने के कारण ये दोनों गायब हो जाएंगे और इनकी जगह पर एक आदेश हो जाएगा री। एक आदेश को हमने समझ ही लिया था। अब उदाहरणों के आधार से इसको हम समझने की और कोशिश करते। ये नियम है इसका सादा सिंपल सा कि यदि अ ई उ री और ली इन वर्णों के सामने यदि समान वर्ण आते हैं तो उनके स्थान पर, उन दोनों वर्णों के स्थान पर ई उ रील री माने बड़ा दीर्घ एकादेश हो जाता है। इतना सादा सिंपल सा नियम है। यदि आपको ये सूत्र भी याद रह गया तो पूरी ये दीर्घ संधि आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए अभी उदाहरण अपन समझते तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है रामानुजः। रामानुजः उदाहरण है, ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है राम प्लस अनुजः। राम प्लस अनुजः मिलकर बना तो राम में देखिए, राम में है अ, राम का अंतिम वर्ण है अ और अनुजः का पहला वर्ण है अ। तो अ और अ दोनों आमने सामने आ रहे हैं। तो नियम ये था कि यदि समान वर्ण आमने सामने आ जाए
तो दीर्घ संधि होती है, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ माने बड़ा हो जाएगा। तो अ और अ आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों के स्थान पर ये दोनों चले जाएंगे और आ जाएगा। आ गया, इसलिए ये सब मिला दो तो रामानुजः बन जाएगा। राम में आ मिल गया और नुज आ में मिल गया, तो ये रामानुज ये शब्द बन गया। ऐसे शब्द की उत्पत्ति हो गई। दूसरा उदाहरण, हिम प्लस आलय, हिमालय शब्द बना हुआ है, हिमालय शब्द बना हुआ है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है हिम प्लस आलय। हिम में अंतिम में है अ और इधर है आ, सबसे पहला वर्ण है आ, तो अ और आ माने ये नियम था कि अ और अ या आ ये दोनों सबके सब यदि आमने सामने आ जाते हैं, अ या आ जाए, आ या आ जाए, अ के सामने आ जाए, आ के सामने आ जाए, कुछ भी आ सकता है, बस समान वर्ण होना चाहिए। यदि समान वर्ण होगा तो क्या होगा कि अ और आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा और उदाहरण बन गया हिमालय। ऐसे ही यहाँ पर समझना, रवि प्लस इंद्र माने रविंद्र शब्द बना है, तो रविंद्र शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई कि रवि प्लस इंद्र। तो रवि में ई है, इंद्र में ई है, तो ये दोनों ई आ रही है आमने सामने, तो दोनों ई आ गई, इसलिए यहाँ ई बदल जाएगी, दीर्घ हो जाएगा और रविंद्र ये शब्द बन जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। कपि प्लस ईश, कपीश शब्द बना हुआ है, कपीश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, कपि प्लस ईश। तो कपि में अंतिम वर्ण आ रहा है ई और इधर भी आ रहा है ई, तो ये दोनों वर्ण आमने सामने आ गए, माने ई और ई आमने सामने आ गए, इसलिए दीर्घ ई हो गया और दीर्घ ई हो गया, इसलिए कपीशः शब्द बन गया। माने दोनों वर्णों के स्थान पर दोनों वर्णों को हटा करके बड़ा ई आ जाता है, दीर्घ ई आ जाता है। ठीक, ऐसे ही यहाँ ऊ का उदाहरण देख लेती है, भानुदय। भानुदय ये शब्द बना हुआ है, कैसे बना कि भानु प्लस उदय इन दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसलिए भानु में ऊ आ रहा है और उदय में भी ऊ आ रहा है। इधर अंतिम वर्ण ऊ है, इधर पहला वर्ण ऊ है, इसलिए ऊ आमने सामने आ गए तो दीर्घ वर्ण हो जाएगा, दीर्घ वर्ण बदल जाएगा और भानुदय ये शब्द बन गया। वधुत्सव, वधुत्सव अगला उदाहरण, वधु प्लस उत्सव, इधर भी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, तो यहाँ ऊ और ऊ के स्थान पर बड़ा दीर्घ ऊ हो जाएगा और दीर्घ ऊ होने के कारण यहाँ वधुत्सव ये शब्द की उत्पत्ति हो गई। ये उदाहरण आपको समझ में आ ही रहे होंगे, बहुत सिंपल सी ये संधि है। सामने समान वर्ण आ जाए तो वो दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के स्थान पर नया वर्ण आ जाएगा और वो भी होगा तो कुछ नया, मतलब नया नहीं आएगा, बस दीर्घ वर्ण आ जाएगा उन्हीं वर्णों में से। ठीक, द्राक्षासव, द्राक्षासव में द्राक्षा में आ है, इधर भी आ है, तो ये आ और आ आमने सामने आ रहे हैं, इसलिए दीर्घ आ बन जाएगा और द्राक्षासव ये संधि उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ भी रजनीश, रजनीश, रजनी में भी ई है, ईशह में भी ई है, तो इन दोनों में ई होने के कारण दीर्घ ई हो जाएगी और रजनीशह ये शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। चमुर्जा, चमु प्लस ऊर्जा, चमु में ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, तो ये दोनों ऊ आने के कारण, दोनों ऊ आने के कारण यहाँ पर भी दीर्घ ऊ हो जाएगा और चमुर्जा शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। पितृ ऋणम, री शब्द का री आने पर देखिए कैसे होता है, पितृ प्लस ऋणम, पितृ में पितृ है, यहाँ री आ रहा है और आप सामने भी उसके री आ रहा है, इसलिए री और री आमने सामने आ गया, इसलिए दीर्घ री हो जाता है और शब्द बन जाता है पितृऋणम। ऐसे ही यहाँ पर होत्रिकारः, होत्रिकारः का अर्थ मतलब होत्रिकार ये शब्द बना हुआ है, कैसे बना कि होत्री प्लस ऋकारः, होत्री में री आ रहा है अंतिम और इधर प्रथम वर्ण आ रहा है री, इसलिए दोनों री मिलकर के बड़ा री हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा और दीर्घ री होने के कारण यहाँ होत्रिकारः ये शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। तो बस बड़ा सिंपल सा नियम है, अकः सवर्ण दीर्घः,
माने अकह ये एक प्रत्याहार है। आपको माहेश्वरी सूत्रों के अंदर जाना है। अ से लेकर क तक कितने शब्द आते हैं उनको देखना है। उन शब्दों में से, उन अक्षरों में से आपको हलंत वाले अक्षर गायब करने हैं, उनको पकड़ना नहीं है। बाकी जो अक्षर बच गए वो अक्षर हमें सामने लेना है और उन अक्षरों के सामने यदि सवर्ण सवर्ण वर्ण हो तो सवर्ण के बाद हो क्या जाएगा कि दीर्घ हो जाएगा, माने दीर्घ हो जाएगा। इतनी सिंपल सी ये संधि है, आप सभी को ये समझ में आ ही गई होगी। ऐसे ही और अनेक वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही संस्कृत के बहुत सारे विषय पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।